हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया गया है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर इस आकृति में जो क्वेश्चन मार्क है इसके लिए 4 ऑप्शन दी गई है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन मार्क की जगह रखा जाएगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है ना, इसके जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन को रखा जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है प्रीवियस पेपर का है, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुके हैं। क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और आपको एक चीज़ बता दूं, ये पार्ट नंबर हमारा 11 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 10 तक नहीं देखे हैं तो कृपया करके इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारे का सारे पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट क्वेश्चन का है। ठीक है, चलिए दोस्त शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न हम लोग के सामने दिया गया है, क्या है, लुप्त संख्या ज्ञात करना। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर हम करेंगे क्या, यहाँ पर इन चारों में क्या रिलेशन है, सेम रिलेशन इसमें भी होगा, सेम रिलेशन इसमें भी होगा, तो इस रिलेशन को ही ढूंढे। तो यहाँ पर हम करते क्या है, इस चारों नंबर को आपस में हम गुना करके देखते हैं। यहाँ पर क्या है, 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 3 है। इन सभी को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 से 2 में गुना करेंगे 2, 2 चौका 8, 8 तिरकी कितना 24 हो जाएगा। यानी इन सारे नंबर को जब हमने गुना कर लिए तो कितना आ रहा है, 24 आ रहा है, बिल्कुल 24 आ रहा है। सेम उसी प्रकार यहाँ पर जो ये चारों नंबर है, इस चारों नंबर को गुना करके देखो क्या 24 आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे तो 2 6 उसके बाद 2 फिर 1 है, तो 2 गुना 6 गुना 2 गुना 1, इसको गुना करेंगे तो 2 छक 12 दूनी 24 से कम कितना, इसको भी गुना करने के बाद 24 आ रहा है। बिल्कुल, तो आगे हम करेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा आप लोग, आगे भी हम इस चारों को गुना करने के बाद 24 आ जाएगा। बिल्कुल, तो क्वेश्चन मार्क की जगह कुछ नहीं तो हम मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए पी है, पी मान लेते हैं। ठीक है, तो 2 गुना पी गुना 1, ये बराबर कितना आ जाएगा, ये बराबर में आ जाएगा कितना, तो 24 आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि 24 इसलिए आएगा, हमने सबको जब गुना कर रहे हैं तो 24 आ रहा है, तो इसको भी गुना करने के बाद 24 आएगा। तो इसको गुना करो, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, यानी कि 4p 4p बराबर कितना, तो 24 है ना। तो इस 4 से इस 24 को हम जब भाग करेंगे तो 4 से इस 24 कटेगा 6 बार में, तो p का वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। क्योंकि p की जगह पे हम 4 रखेंगे ना, तो इन चारों को गुना करने पर भी 24 आ जाएगा। इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्रश्न को जरूर समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर जो सीरीज दी गई है, श्रृंखला को पूरा करें। चलिए, यहाँ पर जो सीरीज चल रहा है हमारा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या भरा जाएगा हमें बताना है। यहाँ पर लॉजिक क्या है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले 30 है, उसके बाद में 29 है, उसके बाद में 27 है, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद में यहाँ पर 20 है, उसके बाद में यहाँ पर 15 है ना। इसमें क्या लॉजिक है, उस लॉजिक को तुम पहचानो। यहाँ 30 से 29 कैसे बन रहा है, -1 कर देंगे 30 में से तो 29 बन जाएगा। ठीक है, 29 से 27 कैसे बनेगा, अगर 29 में से हम -2 कर देंगे तो 27 बन जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर 27 में से कितना माइनस क्या करें कि क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू है उसमें से आगे माइनस करने पर 20 और 15 सेटिस्फाइड हो। सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि 20 से कितना माइनस करें कि 15 है, तो 20 से 5 माइनस करने के बाद कितना आना चाहिए 15। तो यहाँ से हो सकता है -1 -2 -3 करके बनाया गया होगा, तो यहाँ -3 करेंगे। ठीक है, तो 27 में से -3 करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 24। क्वेश्चन मार्क की जगह 24 आएगा और इस 24 में से -4 करने के बाद 20 आना चाहिए। तो 24 में से -4 करेंगे तो 20 आ रहा है और यहाँ भी लॉजिकल सीक्वेंस बन चुका है, -1 -2 -3 -4 और -5। ठीक है, तो ये बात को आप लोग विशेष रूप से समझिए कि सारे जगह पे -1 -2 -3 -4 -5 हमारा सेटिस्फाइड भी हो गया और यहाँ पर हमारा आंसर के रूप में कितना आ गया 24 आ गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, कितना आसान और मज़ेदार प्रश्न है भाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। जैसे 14 का जो रिलेशन 225 से है, ठीक उसी प्रकार 16 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है। तो हमें क्वेश्चन मार्क का ही वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी कि 14 से, जो 14 है इस 14 से बनाया गया है 225 बनाया गया है। सेम उसी प्रकार 16 से हम लोग क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखो 14 से 225 कैसे बना है, ये हमारा एनालॉजी चैप्टर से इस प्रश्न को लिया गया, यानी समानता। और समानता चैप्टर में जब हम नंबर एनालॉजी का प्रश्न सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसमें लॉजिक देखते हैं प्राइम नंबर का। अगर प्राइम नंबर नहीं है तो हम देखते हैं क्यूब्स, क्या क्यूब्स है, क्यूब्स नहीं है तो हम स्क्वायर देखते हैं, स्क्वायर अगर नहीं है तो हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन देखते हैं, अगर ये भी नहीं है तो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या प्राइम नंबर है, बिल्कुल नहीं है। उसके बाद देखेंगे प्राइम नंबर के बाद क्या लॉजिक लगा, क्यूब्स नंबर है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन स्क्वायर का, उसके बाद स्क्वायर का लॉजिक है। कैसे, 14 से 225 बनाना हमारे लिए आसान है। कैसे, 14 में अपने मन से +1 हम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और इस 15 का हम स्क्वायर कर देंगे तो 225 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर 16 दिया है, लेकिन 16 में हम क्या करेंगे, 16 दिया है, 16 में हम क्या करेंगे, अपने मन से +1 कर देंगे। तो 16 में +1 करेंगे तो ई हो जाएगा 17, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 16 में 1 जोड़ेंगे तो ई हो जाएगा 17। इस 17 का स्क्वायर हम जैसे ही कर देंगे तो 17 का स्क्वायर होता है 2 8 9 289। यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है मेरे दोस्त, कितना आसान प्रश्न है, आप लोग को विशेष रूप से इस प्रश्न पे ध्यान देकर बनाना चाहिए। यहाँ पर 14 था तो +1 अपने मन से कर देंगे तो 15 हो जाएगा। यहाँ 16 था तो प्लस आप अपने मन से 1 कर देंगे तो 17 हो जाएगा, बस बन गया प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पुस्तक का जो रिलेशन पृष्ठ से है, ठीक उसी प्रकार दीवार का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है। तो हमें क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा शब्द को रखा जाए। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो पुस्तक है वो पृष्ठ से संबंधित है। कहने का मतलब जो पुस्तक होता है, जो पुस्तक, उसमें बहुत सारे पृष्ठ को मिलाने से पुस्तक का निर्माण होता है। आप लोग समझ रहे हैं, यानी पुस्तक जो होता है बहुत सारे पृष्ठ जो पेज नंबर नहीं होता है, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 डॉट डॉट करके, और इन सारे पेज को मिलाकर एक बुक तैयार होती है। सेम उसी प्रकार यहाँ पर लॉजिक जो है वही है। जो पुस्तक होती है बहुत सारे पृष्ठ को मिलाने के बाद एक पुस्तक का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क की जगह क्या रखा जाए जिसको मिलाने के बाद दीवार बन जाए। तो क्वेश्चन मार्क की जगह जानते हैं क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ईंट। ठीक है, बहुत सारे ईंट के मिलाने के बाद, ठीक है, बहुत सारे ईंट के मिलाने के बाद एक दीवार का निर्माण होता है, और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, बहुत सारे पृष्ठ को मिलाने से जिस प्रकार पुस्तक बनता है, सेम उसी प्रकार बहुत सारे ईंट को मिलाने से दीवार बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है, अच्छा एक और बात बता देते हैं आपको, आप लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए,
ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विकल्प चुने जो बाकी से अलग हो। वह विकल्प चुने जो बाकी से अलग हो। यहाँ देखेंगे 7 9 4 है, यहाँ 5 7 6 है, यहाँ 9 9 2 है, यहाँ 6 6 8 है। तो इसमें क्या लॉजिक है? अच्छा, एक तो लॉजिक दिख रहा है जो 576 है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यही हो जाएगा इन सारे से अलग। क्योंकि जो 576 है ना, ये 24 का स्क्वायर होता है और 576 24 का स्क्वायर होता है, इसीलिए ये अलग हो जाएगा। बाकी ये तीनों किसी भी नंबर का स्क्वायर है ही नहीं, ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। चलिए, लेकिन आपको एक तरीका और भी बता सकते हैं। दूसरा तरीका, इन सारे नंबर को आपस में तुम ऐड करके देखो। 7 + 9 + 4 कितना हो जाएगा? 9 7 16, 16 4 कितना? 20 हो जाएगा। यहाँ पर ऐड करो 5 + 7 + 6, ये कितना हो जाएगा? 7 5 12, 12 6 कितना? 18 हो जाएगा। यहाँ ऐड करो 9 + 9 + 2 9 9 18, तो यहाँ भी 20 हो जाएगा। यहाँ ऐड करो 6 + 6 + 8, 6 6 12 8 20। कहने का मतलब एक लॉजिक तो वो था जो केवल स्क्वायर यही है, बाकी स्क्वायर नहीं है। दूसरा लॉजिक हमारा है कि इन सारे नंबर को जोड़ने के बाद 20 आ रहा है, जबकि ऑप्शन नंबर बी में इंडिविजुअल नंबर को जोड़ने के बाद 18 आ रहा है, इसलिए यही हो जाएगा सही। क्योंकि सारे में 20 आ रहा है तो इसमें भी 20 आनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, ये एक निश्चित कूट भाषा में यदि FUTILE को UFITEL लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में OCTAVE को क्या लिखा जाएगा? चलिए, तो यहाँ पर क्या लॉजिक है? देखो, यहाँ पर है FUTILE को उसने जो लिखा है, क्या लिखा है? UFITEL लिखा है। हम लोगों से पूछा जा रहा है OCTAVE का कोड क्या होगा? चलिए, तो हम बताते हैं आप लोग को यहाँ से विशेष तरीका से। यहाँ देखेंगे, यहाँ पर क्या लॉजिक है, उस लॉजिक को पहचानो। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ कुछ प्लस माइनस नहीं दिख रहा है। यू को ज्यों करते हुए यहाँ लिख दिया गया है और F को ज्यों करते हुए यहाँ लिख दिया गया है। अच्छा, I को यहाँ लिख दिया गया है, T को यहाँ लिख दिया गया है। देख रहे हैं आप लोग? E को यहाँ पर लिख दिया गया है, L को यहाँ पर लिख दिया गया है। कहने का मतलब यहाँ पर कुछ भी प्लस माइनस नहीं किया गया है, लेकिन जो लेटर है ना, उस लेटर को दो लेटर को लेकर क्रॉस पैटर्न लगा दिया गया है। क्रॉस यानी गुना की तरह कर दिया गया है। सेम उसी प्रकार इसमें भी हम कर देंगे। ई आ जाएगा यहाँ पर, ई वाला चल जाएगा यहाँ पर, ई वाला आ जाएगा यहाँ पर, ई वाला चल जाएगा यहाँ पर, ई आ जाएगा यहाँ पर, ई आ जाएगा यहाँ पर। बस इन सारे का जो वैल्यू होगा वो ऐसे कर देंगे। तो सी आ जाएगा यहाँ पर, सी आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा ओ, यहाँ पर आ जाएगा ए, यहाँ पर आ जाएगा टी, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा ई और यहाँ पर आ जाएगा भी। ई किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन को तुम देखो, कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिया गया है? COA TEV ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 12 ही आसान प्रश्न था भाई, ठीक है। तो चलिए, इस प्रश्न को भी आप लोग समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न 7 नंबर की तरफ। चलिए, 7 नंबर जो प्रश्न है हम लोग के सामने है, क्या है प्रश्न है, एक लड़का अपने विद्यालय से निकलकर उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर चलता है। सबसे पहले डायरेक्शन बनाना होगा। जब पेपर पे हम डायरेक्शन बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है, दाहिने बगल में पूर्व होता है और बाएं बगल में पश्चिम होता है। चलिए, अब इसके अनुसार इस व्यक्ति को चला दो। जो व्यक्ति है उत्तर की ओर कितना जाता है? 20 किलोमीटर। तो 20 हमने लिख लिया, प्रश्न ही बोल दिया है उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर चलता है।
ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है। फिर से वह बाएं मुड़ता है 31 किलोमीटर चलता है। जब कोई व्यक्ति ऊपर जा रहा होता है तो उसका बायां होता है ई साइड में, बायां ई साइड में होता है। तो ई साइड में मुड़ता है, कितना चलता है, बायां ई साइड में मुड़ता है और फाइनली 30 किलोमीटर चलता है। फिर वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ता है, अब 50 किलोमीटर आगे चलता है। जब व्यक्ति यहाँ पर आ जाएगा तो वह 50 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाने का मतलब जस्ट यहाँ से पीछे की तरफ मुड़ेगा, जस्ट वह पीछे की तरफ मुड़ेगा। कितना जाएगा, जस्ट वह पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है, 50 किलोमीटर जाता है। अब देखो बाबू, यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 किलोमीटर गया है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 किलोमीटर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना गया है, 20 किलोमीटर। यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक 20 किलोमीटर चला है। चलिए, अंत में वह अपने दाएं मुड़ता है, अब 20 किलोमीटर चलता है। अंत में दायां, दायां हो जाएगा उसका नीचे, नीचे मुड़ता है और कितना चलता है, 20 किलोमीटर चलता है, ठीक है। वह अपने विद्यालय से किस दिशा में, और वह व्यक्ति जो है, देखो वह जो व्यक्ति है यहाँ से चलना शुरू किया था और यहाँ पर पहुँच गया। तो हमसे पूछ रहा है कि वह अपने विद्यालय से किस दिशा में, ये बताइए, इधर से इधर कौन सी दिशा है, यहाँ से चलना शुरू किया था, यहाँ से कौन सा दिशा है, इधर कौन सी दिशा है। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, इधर जो दिशा होती है इस पॉइंट से कौन सी दिशा होती है, पूरब। और पूरब किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। इसीलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हम लोग के सामने और कैसे क्या कह रहा है उसकी ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, थोड़ा जुकाम हो गया है भाई। चलिए, 8 नंबर जो प्रश्न है वो क्या है, ब्लड रिलेशन का है और सीजीएल का पूछा हुआ प्रश्न है भाई। क्या है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है। देखो यहाँ जो ए हमारा जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दी जाती है, ए एग्जाम में दी जाती है, इसे घर से रट के जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ये पढ़ के बता रहा है कि जहाँ भी ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की माँ है, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का पति है, ए गुना बी का अर्थ है कि ए बी का बेटा है, ए भागा बी का अर्थ है कि ए बी की बेटी है, ठीक है। अगर W गुना जेड प्लस वाई भागा एक्स हो तो एक्स का जेड से क्या संबंध है, हम लोग को कुल मिला के यही बताना है। तो देखो, इसको हम फैमिली ट्री बनाएंगे और फैमिली ट्री से हम आसानी से इसका आंसर निकालेंगे। कैसे, देखो, जहां भी पुरुष होगा उसको हम बंद कर देंगे त्रिभुज में, और जहां भी महिला होगा उसको हम बंद कर देंगे सर्किल में, ठीक है। इससे लिंग का मालूम जल्दी से चल जाएगा। चलिए, तो यहाँ हम लोगों से एक्स और जेड के बीच में रिलेशन पूछा है, तो एक्स जेड से लेकर एक्स तक ही समीकरण को हम लेंगे। जेड से लेकर एक्स तक क्या है, जेड प्लस वाई अब भागा क्या है, एक्स है, बस। तो हम सबसे पहले इसको अब सॉल्व करेंगे कैसे, जेड से वाई पे चलेंगे। देखो, ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की माँ है, तो यहाँ देखो जेड प्लस वाई का अर्थ है कि जेड वाई की माँ है, क्योंकि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की माँ है, तो ए प्लस बी का अर्थ भी होगा कि ए जो होगी वो बी की माँ होगी। तो यहाँ पर जो जेड प्लस वाई है ना, तो जो जेड होगी वाई की माँ होगी, तो जेड होगी वाई की माँ होगी, तो वाई से ऊपर आएगा जेड, बिल्कुल। अच्छा, जेड जो है वाई की माँ है, अब माँ है इसीलिए इसको हमने सर्किल में बंद कर रहे हैं, क्योंकि महिला के लिए हम सर्किल यूज करते हैं। चलिए, इसको हम सर्किल में बंद कर दिए। आगे प्रश्न है, वाई से हम जाएंगे एक्स पे, तो देखो भागा वाला समीकरण को कैसे पढ़ा है, ए भागा बी का अर्थ है कि ए बी की बेटी है, ए बी की बेटी है, यानी ए भागा बी का अर्थ है कि ए बी की बेटी है। तो वाई भागा एक्स को हम कैसे पढ़ेंगे, वाई भागा एक्स को हम पढ़ेंगे कि वाई एक्स की बेटी है, वाई एक्स की बेटी है, तो वाई जो है बेटी है एक्स की, तो एक्स ऊपर रहेगा।
वाई जो है बेटी है, बेटी है इसका मतलब महिला है, इसके लिए इसीलिए हम इसको बंद कर देंगे, यानी फीमेल है, ये महिला है इसीलिए इसको हम बंद कर देंगे सर्किल में, क्योंकि लेडीज है। अच्छा ये बताइए, जो जेड है वाई की माँ है और वाई जो है एक्स की बेटी है, इसका मतलब ये दोनों माता पिता रहे होंगे। ठीक है, ये माँ है तो फिक्स है कि एक्स पिताजी होंगे। अब पिताजी होंगे तो इसको हमें त्रिभुज में बंद कर देना होगा, बिल्कुल। आई दोनों पति पत्नी बन गए जेड और एक्स, तो इसीलिए इन दोनों के बीच में एक प्लस सिंबल का हम यूज कर देते हैं। ठीक है, कुल मिला के ये हमारा फैमिली ट्री बन चुका है। इससे हमसे जो प्रश्न पूछेगा उसका आंसर हम आसानी से दे सकते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक्स का जेड से क्या रिलेशन है, जो एक्स है जेड का कौन है, तो जो एक्स है ना वो जेड का पति देव है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, कितना आसान प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सरसों, गेहूं सरसों गोभी, गेहूं सरसों गोभी इनके बीच में रिलेशन को बताना है। तो ये बताइए गेहूं और सरसों के बीच में कोई रिलेशन नहीं, कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा, सरसों और गोभी के बीच में कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा, गेहूं और गोभी के बीच में कोई रिलेशन है, कुछ भी नहीं है, यानी किसी को किसी से कोई लिंक ही नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि गेहूं अलग हो जाएगा, सरसों अलग हो जाएगा, गोभी अलग हो जाएगा। ठीक है, यानी इनके बीच कोई संबंध जो है नहीं है, इसीलिए इनका वेन डायग्राम ऑप्शन डी बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 कथन और निष्कर्ष से इस प्रश्न को लिया गया है। प्रश्न है कि सभी पी क्यों है, सभी एन पी है। ठीक है, इन सभी के बीच में ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो हम इसको 100 और 50 मेथड से बताएंगे। ठीक है, चलो तो ये हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, क्योंकि नहीं लगा हुआ, नहीं लगा। अच्छा, सभी पी क्यों है, सभी होने के वजह से कि पी के पास वैल्यू कितना है, पी के पास वैल्यू है कितना, पी के पास कितना वैल्यू है 100। अच्छा, ये हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसीलिए क्यू का वैल्यू कितना है 50। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसीलिए एन का वैल्यू कितना है तो 100 है, एन का वैल्यू 100 है और पी का वैल्यू कितना है 50 है। हम लोगों से प्रश्न जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एन और क्यू के बीच में रिलेशन पूछ रहे हैं। तो देखो दोनों में एन और पी, इस जो निष्कर्ष निकलेगा इन दोनों रिलेशन को मिलाने के बाद निकलेगा, दोनों निष्कर्ष जब मिलेगा तभी। अच्छा, 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट मिल के पॉजिटिव स्टेटमेंट ही देगा, तो बिल्कुल ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, अच्छा 2 स्टेटमेंट आपस में तभी जुड़ सकते हैं जब उनके बीच में एक कॉमन टर्म हो। तो यहाँ पर पी पी कॉमन है बिल्कुल, और किसी एक कॉमन टर्म के पास 100 हो, तो यहाँ पर 100 है, इसीलिए पी से पी कट जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, सभी एन क्यों है, सभी एन क्यों है, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट, कुछ पी एन है, कुछ पी एन है, इसको पढ़ने के लिए हम दूसरा कथन से ही निकाल सकते हैं। कुछ एन पी है, सॉरी कुछ पी एन है, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। 50 को तो हम कुछ पढ़ ही सकते हैं क्योंकि पी की वैल्यू 50 है, तो कुछ पी एन है, कुछ पी एन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी इसका भी आंसर ये भी सही हो गया, तो इसका ऑप्शन कौन है, ऑप्शन देखो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने 150 मेथड से बताए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। देखो दर्पण प्रतिबिंब में खास बात होती है एक, कि जब हम दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं तो हमारा दायां हाथ बायां दिखता है और बायां हाथ दायां दिखता है, ऊपर और नीचे सेम होता है। और एक ऑप्शन छांटने का तरीका आपको सिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये हमारा दर्पण हो गया, यहाँ पर वृत्त बना है, यहाँ पर त्रिभुज बना है, यहाँ पे चतुर्भुज बना है। ठीक है, चलिए सॉरी भाई, तो इसका प्रतिबिंब हम जानते हैं कैसे बनाते हैं। देखो इसका प्रतिबिंब हम बनाने के लिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन छांटने का तरीका के आप लोग सीखिए, ऑप्शन छांटने का तरीका आप लोग सीखिए और इसको कॉपी पेन से लिखिए। देखो लिखो कि जो चीज
दर्पण से जितना नजदीक होती है उसका प्रतिबिंब भी उतना ही नजदीक बनता है, और जो चीज दर्पण से जितना दूर होती है उसका प्रतिबिंब भी दर्पण से उतना ही दूर बनता है। ठीक है, तो यहाँ दर्पण से नजदीक क्या है, सर्कल, तो इसका प्रतिबिंब सर्कल बनेगा। दर्पण से दूर क्या है, त्रिभुज, तो इसका प्रतिबिंब त्रिभुज बनेगा। और दर्पण से सबसे ज्यादा दूर क्या है, स्क्वायर, तो इसका प्रतिबिंब स्क्वायर बनेगा। ठीक है, इसका प्रतिबिंब स्क्वायर बनेगा। तो इसके अनुसार हम ऑप्शन को छांटते हैं भाई। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं हम अब इस फाइनली इस प्रतिबिंब में। यहाँ देखेंगे बराबर के ई साइड में ई है दायां भाग और ई है बायां भाग। ठीक है, तो इधर जाके ई चेंज हो जाएगा, दायां वाला आ जाएगा। जब ई बॉक्स एक बनेगा, बॉक्स बनेगा एक, बिल्कुल बॉक्स बनेगा। जब यह बॉक्स बनेगा तो इस बॉक्स में होगा क्या, फाइनली दर्पण के ई वाले जो पॉइंट है, इस पॉइंट में ई है हमारा बायां, ई है हमारा दायां, है ना। तो ये दायां बायां आपस में चेंज होता है, तो ये जो दायां है ई आ जाएगा यहाँ बायां पे, यहाँ आ जाएगा। आई जो बायां है ई चला जाएगा दायां पे, ई आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अच्छा जो नीचे ज्यों का त्यों रह जाएगा। और ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में नहीं दिया है, ऑप्शन सी में इस वाले को उल्टा कर दिया। अच्छा यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि देखो हमारे पास ये वाला नीचे की तरफ होना चाहिए, इसीलिए गलत हो गया। कुल मिला के ऑप्शन भी ज्यों का त्यों मैच कर गया, यही हो गया राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इस कागज को खोलने पर कैसा दिखाई देगा। यहाँ पर हमारे पास एक फाइनली ए बॉक्स था, इस बॉक्स को हमने आधा पर से मोड़कर इतना ऊपर बचा लिया, फिर इसको मोड़कर हमने इतना बचा लिया, और इसमें 4 कट हमने लगा दिया। अब हम इस कागज को खोलने पर कैसा दिखाई, इस कागज को जब खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा, यही तो बताना है। चलिए तो एक बड़ा सा हम बॉक्स बना लेते हैं। इस बॉक्स में हमारे पास टोटल इतना ही, टोटल इस बॉक्स में इतना ही हमारे पास पार्ट बचा हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे क्या, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास सर्किल है, यहाँ भी हमारे पास सर्किल है ना। यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर भी स्क्वायर है ना। तो इसको जब हम खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा, देखो सबसे पहले इसको हम इधर से सॉल्व करेंगे। अब कैसे, क्योंकि लास्ट में हम यहाँ पर इस प्रकार मोड़े हैं ना, तो सबसे पहले जब खोलेंगे तो इसी को ही खोलेंगे। आज जब हम खोलते हैं ना, तो खोलने के लिए यहाँ पर एक दर्पण हम लगा देंगे, दर्पण लगा देंगे, और दर्पण ई हो गया। बस इसका जो यहाँ पर आकृति है इसका प्रतिबिंब जस्ट यहाँ पर बना दो, कुछ नहीं। तो इसका प्रतिबिंब तुम बनाओगे तो ई स्क्वायर ऐसा यहाँ रहेगा, ई सर्किल यहाँ रहेगा, ई सर्किल यहाँ रहेगा, ई वाला स्क्वायर यहाँ रहेगा। ठीक है, ऐसा दिखेगा ही। अच्छा अब हम इस बेस पे खोलेंगे, क्योंकि अब नीचे की तरफ खोलना है, दूसरी बार में नीचे की तरफ खोलना है। तो जब हम इस बेस पे खोलेंगे, इस बेस पे जब हम खोलेंगे तो कैसा दिखाई देगा, इस पॉइंट को ध्यान दीजिए। यहाँ पर इस बेस पे खोलेंगे तो सबसे पहले ई वाला यहाँ पर दिखाई देगा, उसके बाद ई वाला दिखाई देगा, उसके बाद ई वाला दिखाई देगा, उसके बाद ऐसा दिखाई देगा, यहाँ पर ऐसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, यहाँ पर ऐसा दिखाई देगा, और यहाँ पे सर्किल। और ऐसा कौन सा ऑप्शन में है, देखो बीच में 4 सर्किल आनी चाहिए ऑप्शन सही होने के लिए। बीच में 4 सर्किल नहीं है, गलत। बीच में 4 सर्किल नहीं है, गलत। बीच में 4 सर्किल नहीं है, गलत। बीच में 4 सर्किल है, यही सही, यानी ऑप्शन सी हो गया सही। तो कैसे इस प्रश्न को आप लोगों ने सॉल्व किया है, बिल्कुल समझ गए होंगे, कितना आसान और मजेदार प्रश्न है। चलिए लास्ट यानी 13 नंबर प्रश्न, 13 नंबर प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। चलिए आपको एक बेसिक सा फिगर हम बताते हैं। जैसे कि एक बेसिक त्रिभुज है, अगर ऊपर से एक लाइन खींच दे, आपसे पूछे इसमें टोटल कितना त्रिभुज है, तो आप कैसे करेंगे। इस त्रिभुज को काउंट करने के लिए आप लोग करेंगे क्या, इसको नंबरिंग करते हैं आप लोग, 1 2, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसमें टोटल 3 त्रिभुज हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर ई वाला जो लाइन बना है एक सीधी लाइन है, देखो ई वाला लाइन एक सीधी है और एक त्रिभुज ऐसा बना हुआ है, एक लाइन खींचा गया है, खींचा गया है ना। तो इसमें त्रिभुज टोटल कितना होंगे, 3 त्रिभुज होंगे, क्योंकि इस मेथड के अनुसार। तो 1 2 इसको नंबरिंग करेंगे और इनको जोड़ेंगे तो इसमें टोटल कितना त्रिभुज हो जाएगा, 3 त्रिभुज ई हो जाएगा। ठीक है, इस बारे वाले को काउंट करते हुए भी हमने बताया है। अच्छा, तीन त्रिभुज है और एक त्रिभुज ई बारह वाला हो जाएगा। इन दोनों आकृति के मिलाने के बाद कोई भी नया त्रिभुज नहीं बनेगा। तो कितना हो जाएगा इसका राइट आंसर, 3 आए के कितना हो जाएगा, 4। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें टोटल 4 त्रिभुज ही होंगे। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न है, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। उस संख्या का चयन करें जो एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। देखो कुल मिला के इस प्रश्न में एक के अपोजिट हमें बताना है। तो देखो जब एक का अपोजिट बताना है तो आपको करना क्या होगा, ध्यान दिए, किसी भी, जैसे इस वाले 2 फिगर है ना, एक ही पासे के अलग अलग स्थिति दी गई है, तो क्या करो 2 फिगर को एक साथ तुम मैच करा लो। ठीक है, चलो पहला फिगर और दूसरे फिगर में 1 कॉमन ट्रिक तुम लगा लो। ठीक है, 1 कॉमन ट्रिक लगा लो। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इसमें भी 3 कॉमन है और इसमें भी 3 कॉमन है। तो कॉमन ट्रिक क्या कहता है, जो कॉमन है उसे नीचे ऊपर लिखो। ठीक है, उसके बाद कॉमन नंबर को लिखने के बाद क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूमो। चलो पहली आकृति में 3 के बाद 2 आया है, 2 के बाद 1 आया है, तो 3 के बाद 2 आया है, 2 के बाद में 1 आया है। दूसरी आकृति में 3 के बाद 4 आया है, 4 के बाद 5 आया है, तो 3 के बाद 4 आया है, 4 के बाद में 5 आया है। अच्छा वो नंबर कौन सा है जो नहीं दिख रहा है, तो इसमें नंबर 6 नहीं है तो 6 आ जाएगा यहाँ पर। ऐसा करने से मेरे भाई 1 का अपोजिट 5 मिल गया, 2 का अपोजिट 4 मिल गया, 3 का अपोजिट 6 मिल गया। क्योंकि 1 कॉमन ट्रिक क्या कहते हैं, जो एक दूसरे का ऊपर नीचे आते हैं वही एक दूसरे का अपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो हमें 1 का अपोजिट पूछा गया, तो 1 का अपोजिट क्या आ गया, 1 का अपोजिट 5 आ गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा सही। ठीक है, तो 12 ही आसान प्रश्न है। ठीक है, ऐसे ही इस प्रश्न को बनाते हैं। अच्छा ये जरूरी नहीं है कि इसी 2 आकृति को हम लेकर आंसर निकाल सकते हैं। आप किसी भी 2 आकृति को लेकर कोई भी ट्रिक लगाकर आंसर तुम निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर प्रश्न, यदि ए का अर्थ है प्लस, यहां लिख लो साइड में ही, ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है माइनस, सी का अर्थ है गुना, सी का अर्थ है गुना, डी का अर्थ है भागा, जहां भी डी है उसकी जगह पे रखना है भागा। ठीक है, बस इस पॉइंट 4 को यूज करो और आंसर निकालो। यहाँ पर जो समीकरण दी गई है इसी समीकरण को इसको जगह पर सिंबल को रखो, आंसर निकाल दो। 20 के बाद बी है, बी के जगह पे क्या रखना है, -30, ए के जगह पे क्या रखना है, +15, सी के जगह पे क्या रखना है, गुना 20, डी के जगह पे क्या रखना है, भागा 5। बस इसी को तुम सॉल्व कर दो। अच्छा सबसे पहले देखो, सबसे पहले इसमें भाग का क्रिया होगा, क्योंकि बोडमास से ही तो इसको सॉल्व करेंगे। बिल्कुल बोडमास से सॉल्व करेंगे तो 20 ऐसे ही ठीक है, माइनस का 30 ऐसे ही ठीक है, प्लस का 15 ऐसे ही ठीक है, गुना भाग का क्रिया होगा। तो इस 20 को 5 से हम भागा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद गुना की काम होगी, तो 20 ऐसे ही ठीक है, माइनस का 30 ऐसे ही ठीक है, प्लस 15 चौका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और हमारे पास क्या बचा, 30 और 20 और 60 3 बचा। तो इसमें से तुम क्या करो, प्लस वाले को एक साथ ऐड कर लो, 60 और 20 प्लस एक साथ हो जाएगा तो 80 हो जाएगा। अब माइनस का 30 इसमें से अलग होगा, तो 80 में से 30 अलग हो जाएगा तो कितना बचेगा, 50। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 50। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए। अच्छा आप लोग वीडियो को लाइक भी किया करो मेरे दोस्त, वीडियो को भी लाइक करो। चलिए
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिले। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।